बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, पिछले यानी एक दो लेक्चर्स के बारे में बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि उन्हें ये लेक्चर रिसीव नहीं हो रहे। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जो लोग रेगुलरली फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं वो बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो तो आपको मैसेज जो है ऑटोमेटिकली पहुंच जाए और उससे ये है कि आपके लेक्चर मिस नहीं होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ये पिछले 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो इसी वजह से मिस हो गए कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और साथ में बेल आइकन जो है उसको प्रेस नहीं किया था। तो खैर, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। करंट का जो केमिकल इफ़ेक्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है? वो कह रहा है कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो अपने में से केमिकल रिएक्शंस की वजह से करंट को गुजरने देते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो हमने लिखा द सॉल्यूशंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सॉल्यूशन जो अपने में से करंट को गुजरने देते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉपर सल्फेट है, इनके सॉल्यूशन जो हैं ये करंट को अपने में से पास करने देते हैं। इस तरह डिस्टिल वाटर जो होता है वो अपने में से करंट को पास करने नहीं देता, लेकिन जो टैप वाटर है, जो टूटी का पानी है, उसमें से करंट पास कर जाता है, क्योंकि टूटी के पानी के अंदर जो है कुछ साल्ट्स होते हैं। तो पानी में जब साल्ट मिला दिया जाता है तो जो है उससे वो कंडक्टर बन जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास करने देता है। और इसके साथ साथ अगर हम जो है वो वाटर के अंदर एसिड्स या कुछ बेसिस जो है वो मिला दें तब भी जो है वो वाटर जो है वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। तो खैर, ऐसे सॉल्यूशंस जिन सॉल्यूशंस में से करंट गुजर जाता है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और द स्टडी ऑफ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट के गुजरने के अमल का जो स्टडी, उसकी जो स्टडी है, उसका जो मुताला है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड किस पे करता है? ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर एक, नेचर ऑफ द लिक्विड, कि कौन सा लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड, कि कितना करंट जो है वो पास कर रहा है लिक्विड के अंदर से, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। करंट ज़्यादा पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, कम पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पर जो है वो इसका जो अरेंजमेंट है केमिकल इफेक्ट को स्टडी करने का, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक बैटरी अटैच की है, उसके साथ ये एक एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर के साथ हमने यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल को एम्पेयर मीटर के थ्रू एक मेटल प्लेट के साथ जोड़ा है जिसको हम एनोड कह रहे हैं। क्यों एनोड कह रहे हैं? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। और दूसरा, ये जो कैथोड है ये भी कॉपर का बना है, एनोड भी कॉपर का बना है और कैथोड भी कॉपर का बना है। और इसको, इस कॉपर को जो है वो हम यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस के थ्रू अटैच कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई गई है, ये रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट है। ये एरो का निशान ये शो कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है। हम इसकी रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देंगे करंट स्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। अब कैसे होगा? अगर आप, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइड कर सकता है, अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ मूव करवाएंगे, ये मैं बिल्कुल आसान करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वायर की लेंथ या आप कह लें रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी और ये रेजिस्टेंस कम होगी। अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ज़्यादा दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वायर यूज़ हो रही है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें रेजिस्टेंस जो यूज़ हो रही है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होती जाएगी। ज़्यादा रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी तो करंट के रास्ते में रुकावट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से करंट कम हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। अच्छा, इन मेटल प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। द मेटल प्लेट्स विच लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट
आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। वो मेटल की प्लेटें जो करंट को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लेके आती हैं और इसे बाहर भी लेके जाती हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। The electrodes which is connected with the positive terminal of the battery is called anode। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको एनोड कहते हैं। And the electrode which is connected with the negative terminal of the battery is called cathode। ऐसी मेटल प्लेट, ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसको कैथोड कहते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो रखा है। कॉपर सल्फेट में जब पानी मिक्स किया जाता है तो कॉपर और सल्फेट के आयंस बन जाते हैं। कॉपर पे डबल प्लस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर डबल नेगेटिव जो है वो चार्ज होता है। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के साथ पानी उसमें मिलाते हैं तो इसमें कॉपर और सल्फेट के आयंस बन जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पर इस प्रोसेस को, केमिकल इफेक्ट को हम बहुत जो है 2-3 तरह से यूज़ करते हैं। 2-3 तरह से इसके यूजेस हैं। एक तो ये है कि हम इसके ज़रिए से इम्प्योर जो मेटल्स हैं उनको हम प्योर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। और दूसरा हम क्या करते हैं, हम इसके ज़रिए से इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक्सपेंसिव मेटल जो हैं उनकी एक थिन लेयर हम जो चीप मेटल है उन पे चढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा, ये जो रॉड है एनोड के ऊपर ये इम्प्योर है। यहाँ पर गलती से प्योर लिखा गया है, ये इम्प्योर रॉड है। और ये जो रॉड है कॉपर का ये प्योर है। यहाँ पर गलती से इम्प्योर लिखा गया है, आपने जहन में रखना है। बुक में ये नहीं दिया हुआ आपके, लेकिन आपने जहन में रखना है ये इम्प्योर है एनोड कॉपर का और ये प्योर है। अब होगा क्या, जब करंट पास करेगा, करंट के पास करने से यहाँ पर जैसे ही हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये कॉपर आयंस को ये कैथोड जो है ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये कॉपर के आयन कैथोड की तरफ जाएंगे और यहाँ पर कैथोड पे जाकर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल कॉपर एटम बनकर इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, जम जाएंगे। और ये सल्फेट आयन यहाँ से जाएंगे इधर और ये जो इम्प्योर कॉपर है वहाँ से कॉपर के डबल आयंस लेकर कॉपर सल्फेट बनाएंगे और ये कॉपर सल्फेट दोबारा पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग गौर से सुनेंगे। थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो इसका जो इसकी परसेंटेज है व्यू की कम करने जा रहा हूँ जी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब हम कॉपर सल्फेट के साथ जो है पानी इसमें मिलाते हैं तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में कॉपर और सल्फेट के आयंस बन जाते हैं। कॉपर पे डबल पॉजिटिव और सल्फेट पे डबल नेगेटिव चार्ज होता है। अब कॉपर के ये पॉजिटिवली आयंस डबल पॉजिटिव आयंस जो हैं ये यहाँ पर जाएंगे कैथोड के ऊपर और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर का जो है न्यूट्रल एटम बन के ये यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी कॉपर के आयंस हैं वो यही प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। और जो सल्फेट आयंस हैं वो उनको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव है, तो ये एनोड की तरफ जाएंगे इसलिए इन्हें एनाइन भी कहते हैं। तो ये एनोड पर जाकर यहाँ से कॉपर के डबल पॉजिटिव आयंस को लेकर जो है वो कॉपर सल्फेट बनाएंगे। ये रिएक्शन हमने यहाँ पर शो किया। कॉपर के डबल पॉजिटिव आयन और सल्फेट के आयंस जो है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉपर सल्फेट। वो कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ पर इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा, ये जो इम्प्योर रॉड है, मैं फिर स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, ये इम्प्योर रॉड है, ये डिसॉल्व होता जाएगा यहाँ पर क्योंकि इससे कॉपर जो है वो उतर कर मिलता जाएगा सल्फेट के आयंस के साथ और कॉपर सल्फेट बनता जाएगा। और ये जो है प्योर कॉपर का रॉड था, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी क्योंकि इसके ऊपर कॉपर आकर डिपॉजिट होता जा रहा है। अच्छा, उसके साथ फिर ये इस सॉल्यूशन के अंदर जितने कॉपर आयन इधर डिपॉजिट होंगे उतने ही कॉपर आयन इधर आकर मिलके सल्फेट आयन के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट बनाएंगे। इस वजह से इस
सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना कॉपर इधर गया उतना इधर से डिसॉल्व हो गया, क्योंकि ये सल्फेट इधर जाएंगे, कॉपर डिसॉल्व होकर इनके साथ मिलेगा और यानी ये कॉपर सल्फेट बनाएंगे, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन की डेंसिटी में कॉपर सल्फेट की, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट की डेंसिटी है वो सेम रहेगी। अब ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो एम्पेयर मीटर है ये हमने क्यों लगाया। तो स्टूडेंट्स ये हमने चेक करने के लिए लगाया है कि कितने एम्पेयर का करंट पास कर रहा है एक, और दूसरा इससे हमें ये भी पता चल जाता है ये सारा प्रोसेस पैक होता है आमतौर पे बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे जब किया जाता है। अब होता ये है कि जब ये सारा कॉपर डिसॉल्व होकर इधर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो फिर क्या होता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। क्योंकि ये तो सारा का सारा पैक होता है तो हमें पता कैसे चलता है कि ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो एम्पेयर मीटर की रीडिंग कहाँ पर चली जाती है, ज़ीरो के ऊपर चली जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो प्यूरिफिकेशन है कॉपर की वो मुकम्मल हो चुकी है। हम इन दोनों रॉड्स को निकालते हैं और नए दो रॉड्स लगा देते हैं, यहाँ पर इम्प्योर और यहाँ पर प्योर। अच्छा, उसके साथ जो है ये जो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वजह से हम इस रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं और इसके ज़रिए से इस रिएक्शन को फास्ट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ऑन चीप मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक महंगी धात की एक बारीक सी तय एक सस्ती धात के ऊपर चढ़ाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कॉपर प्लेटिंग भी की जाती है, निकर प्लेटिंग भी की जाती है। कॉपर प्लेटिंग में क्या होता है, हम इधर कॉपर का रॉड लगाते हैं और यहाँ पर जो है वो फर्ज करें हम एक आयरन का नेल ले लेते हैं, आयरन का कील ले लेते हैं, वो इसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। यहाँ से ही कॉपर के जो आयंस हैं ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से वो इधर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और इधर से यहाँ पर यही सल्फेट वाला इधर कॉपर को लेकर कॉपर सल्फेट की डेंसिटी को बरकरार रखेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो इस डायग्राम में मैंने दिखाया है ये आधे आधे रॉड जो है वो डिपॉजिट हैं। लेकिन अगर हम कॉपर प्लेटिंग इस पूरे यानी के ऊपर करना चाह रहे हैं और ये फ़र्ज़ करें एक लोहे का कील है और इस पूरे के ऊपर हम कॉपर की थिन लेयर चढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस पूरे को इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप करना पड़ेगा। इसी तरह हम कॉपर प्लेटिंग भी करते हैं, निकल प्लेटिंग भी करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग भी करते हैं, सिल्वर प्लेटिंग भी करते हैं, जिनमें जो जिसके ऊपर हमने थिन लेयर चढ़ानी होती है उसको कैथोड के ऊपर रखते हैं और जिस मेटल की थिन लेयर इसके ऊपर चढ़ानी होती है उसको एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ जो है वो हमने ये पढ़ना है सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टर्स जो है इनको भी कैपेसिटर्स की तरह सीरीज में और पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। क्यों जोड़ते हैं? उसकी वजह यह है समटाइम हमें सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होती है और हमारे पास कम वैल्यू की रेजिस्टेंसेस अवेलेबल होती हैं तो हम उनको सीरीज़ में जोड़ के ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 10 ओम की 3 रेजिस्टेंसेस हैं और सर्किट के अंदर हमें 30 ओम की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सीरीज़ में लगा देंगे जिस तरह यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। ये और फिर ये सारी रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज़ के अंदर जो है वो अटैच हो जाएंगे। अब ये 10 + 10 + 10 टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारे पास 30 ओम की रेजिस्टेंस हासिल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड से क्या मुराद है कि इस रेजिस्टर के एंड से दूसरे रेजिस्टर का एंड जोड़ेंगे, दूसरे के एंड से तीसरे का एंड जोड़ेंगे। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। दूसरा पॉइंट, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेन सेम। हर रेजिस्टेंस में करंट रिमेन्स क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें जो है हम ये कहेंगे करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। हर रेजिस्टर के अक्रॉस में करंट तो सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक और बात भी है, अगर ये 10 ओम का है, ये 20 का है, ये 30 का है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 10 और 20 30, 30 और 20 50 हो जाएगी।
तो पूरे रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस 50 है, तो ये वाला जो करंट है इसको सिर्फ 10 ओम की रेजिस्टेंस को फेस नहीं करना पड़ेगा, इसको पूरी 50 ओम की रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हर रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू सेम होगी, चाहे उसकी वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो। हाँ, ये अगर हम उनको पैरेलल में लगाएं तो फिर ये मुख्तलिफ हो जाएगा, वो आगे चल के हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का डिफरेंट होता है। जिस तरह इस रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका और होगा, इसका और होगा, इसका और होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। जो जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज़्यादा होगा। तो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है उसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर होता है IR के, ओम्स लॉ आपने मैट्रिक में पढ़ा था, कल भी इंशाल्लाह हम ओम्स लॉ डिटेल से पढ़ेंगे। एक टॉपिक छोड़ के ये जो है पढ़ा रहा हूँ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो IRE हमने लिख दिया, I टोटल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, यानी इन सारी रेजिस्टेंसेस को जमा करके जो रेजिस्टेंस हासिल हो रही है। V1 इसको लिखेंगे IR1, V2 IR2, V3 IR3। ओम्स लॉ लगा रहे हैं, I के साथ नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि करंट हर रेजिस्टर में क्या रहेगा, सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इस V की जगह पर IRE लिख दी, इसकी वैल्यू। V1 की जगह पर उसकी वैल्यू IR1 लिख दी, ये लिखी यहाँ पर। V2 की जगह पर उसकी वैल्यू IR2 लिख दी। V3 की जगह पर उसकी वैल्यू IR3 लिख दी। यहाँ पर वो उसकी वैल्यू में लिखना भूल गया, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सिमिलर करके लिख देंगे IR3। I कॉमन लिया तो I से I कट गया, तो जो हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बनेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में लगाई गई लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी बड़ी होगी। क्या मतलब? फर्ज करें ये 5 ओम है, ये 10 है और ये 15 है। 5 और 10 15, 15 और 15 30। अब हमारे पास RE कितना आया, 30 आया, और हमने क्या कहा था, इसको 5, ये 10 और ये 15। तो हमारे पास सर्किट में बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस कितनी है, 15 है। तो ये RE जो कि 30 इसकी वैल्यू आई है, 30 ओम, वो 15 से भी बड़ा होगा, यानी सर्किट के अंदर लगाई गई बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। ये सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। फिर आगे ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये बिल्कुल सेम है कि अगर सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो, यानी फर्ज करें मैं कहता हूँ ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो R प्लस R कितना बन जाएगा, 3R। इसी तरह अगर हम N रेजिस्टर्स लगाएंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे R इज इक्वल टू NR। क्या मतलब? फर्ज करें 10 ओम के 50 रेजिस्टर हमने सीरीज में लगाए, तो हम क्या लिखेंगे, N की वैल्यू 50 है, हम 50 लिख देंगे, और R की वैल्यू 10 है, तो 50 को 50 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास RE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 500 आ जाएगी। तो इस मेथड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इधर से डायरेक्ट हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब सारे सीरीज में लगाए जाने वाले रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम हो। फिर उसके बाद है ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैंने आपको बता दी है। ये उसके बाद पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है सुनेंगे, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। ये देखें, ये साइड बाय साइड एक दूसरे से कनेक्ट है। करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। हर रेजिस्टेंस का करंट डिफरेंट है क्योंकि रास्ता मुख्तलिफ है। इसका रास्ता और है करंट का, इस करंट का रास्ता और है, इसका रास्ता और है। अब इन तीनों में से जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट कम फ्लो करेगा, और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगी वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। जहां पर नॉर्मल होगी, दरमियानी होगी, वहां पर करंट भी दरमियाना फ्लो करेगा। तो यहाँ पर करंट I था, यहाँ पे 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गया, I1 I2 I3। जब ये तीनों करंट यहाँ पर जुड़ेंगे, मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो हमने कहा सोर्स का टोटल करंट जो है वो बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि इस I से ये 3 बने हैं, I1 I2 I3 हमने ऐड कर दिया। फिर ओहम्स लॉ अप्लाई किया। ओहम्स लॉ बराबर होता है V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V ओवर R। इक्विवेलेंट के लिए R के साथ E लिख दिया। I1 के साथ हम क्या लिखेंगे, I1 बराबर आ जाएगा V ओवर R1, I2 बराबर होगा V ओवर R2, I3 बराबर होगा V ओवर R3। V को नंबरिंग इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन सब का सेम है।
वो क्यों सेम है? देखें ये सारे के सारे ये सेम पॉइंट के ऊपर जो है वो बैटरी से कनेक्ट है, और ये सारे के सारे भी सेम पॉइंट के ऊपर बैटरी से कनेक्ट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इन सब का सेम होगा, लेकिन करंट यहाँ पर सब में से गुजरने वाला करंट डिफरेंट होगा। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ये जो I1 I2 I3 की इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी। I की जगह पर V ओवर R, I1 की जगह पर V ओवर R1, I2 की जगह पर V ओवर R2, I3 की जगह पर V ओवर R3, ये वैल्यूज पुट की हैं। देखें V ओवर R A इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। V कॉमन ले लें, इधर भी कॉमन ले लिया, ये V इस V से कट गया तो 1 ओवर R ही बराबर आ जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, ये बात याद रखिएगा। रेजिस्टर्स को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? रेजिस्टर्स को पैरेलल में इसलिए जोड़ते हैं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना हो, और अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हों तो उनका फॉर्मूला ये बन जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायरेक्टली, R इज इक्वल टू R ओवर N। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ओम के दो रेजिस्टर हमने पैरेलल में लगाए, तो यहाँ पर R की जगह पर 100 लिख देंगे क्योंकि हर एक की वैल्यू 100 है, और N कितने रेजिस्टर जोड़े? 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50 आ जाएगा। तो पैरेलल में रेजिस्टर्स को उस वक्त जोड़ा जाता है जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाना चाहते हो, कम करना चाहते हो। अगर 100 के 3 रेजिस्टर्स हम पैरेलल में लगाएं तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, कितने पैरेलल में? 3, तो 100 ओवर 3 33 बन जाएगा। तो सीरीज में हम रेजिस्टर्स को उस वक्त जोड़ते हैं जब रेजिस्टेंस बढ़ानी होती है, और पैरेलल में उस वक्त जोड़ते हैं जब रेजिस्टेंस घटानी होती है। और सीरीज और पैरेलल दोनों हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें अपने मर्जी की रेजिस्टेंस हासिल करनी होती है। ये मैंने बता दिया, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन सेम, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का केस है। फिर ये इक्विवेलेंट तो मैंने बता दिया, पहले भी लिखा है फॉर्मूला। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में लगी छोटे से छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम होगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ। फर्ज करें हमने लगाई, एक रेजिस्टर की वैल्यू 10 थी, एक की वैल्यू 20 थी, एक की 30 थी, तो कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े? 3, एक की 10, एक की 20, एक की 30। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी फॉर्मूला में सॉल्व करके, वो 10 ओम से भी क्या होगी? कम होगी। सॉल्व करके देखिएगा 10, 20 और 30 को पैरेलल में। फार्मूला मैंने बताया 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 20 प्लस 1 ओवर 30। 30 एलसीएम आ जाएगा, इसको ऊपर सॉल्व कर लेंगे। ये 1 ओवर RE की वैल्यू है। RE की वैल्यू निकालने के लिए हम RE ओवर 1 कर देंगे, इधर भी डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर ले जाएंगे, उलट देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और वो वैल्यू देखेंगे 10 ओम से भी छोटी होगी RE की वैल्यू। तो ये मैंने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में लगी छोटी से छोटी रेजिस्टेंस से भी क्या होती है? छोटी होती है। फिर उसके साथ जो है हम यहाँ पर ये दो मैंने रेजिस्टर्स यहाँ पर शो किए हैं, ये R1 और R2। ये आपने मुझे बताना है कल कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है। और इसी तरह ये 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं R R R, ये भी आपने बताना है कि ये इनमें से कौन से वाले सीरीज में हैं दो और कौन से वाले पैरेलल में हैं, या ये सारे ही सीरीज में हैं। एक हिंट दे देता हूँ, जहाँ पर करंट का रास्ता डिवाइड हो जाए वहाँ पर रेजिस्टर्स पैरेलल होते हैं, और जहाँ पे करंट का रास्ता एक ही हो वहाँ पे सीरीज में होते हैं। तो कल इन आंसर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको क्लियरिफाई करने की। बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मतलब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आए थे, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उसकी वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और राइट हैंड रूल की भी मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह आज ही अपलोड करने की। अल्लाह हाफ़िज़।